दोस्तों, लौटे वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 2 में जेल में टाइलर के साथ हुए टकराव के बाद वेडनेसडे कोमा में चली जाती है और एक अस्पताल में भर्ती होती है, जहां उसकी मां मोर्टिसिया उसे कंपनी देने के लिए मैकबेथ पढ़ती है। मौत, निराशा और अंग-भंग से बेहतर कुछ नहीं जो उसकी प्यारी बेटी को जगाए। दुर्भाग्य से मोर्टिसिया की कोई भी कहानी काम नहीं करती, इसलिए होमरो उसे थोड़ा आराम करने की सलाह देता है। ठीक तभी वेडनेसडे जागती है, लेकिन उसके माता पिता उसके पास नहीं होते, बल्कि एक बहुत परिचित चेहरा होता है, प्रिंसिपल लरीसा विलियम्स। ये काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि अगर हम पहले सीजन की घटनाओं को याद करें तो हमें पता है कि मिस टनहिल की हत्या के बाद वह लॉबी में चली गई थी। हालांकि अब वह पहले से कहीं ज्यादा जिंदा दिख रही है। हैरान परेशान वेडनेसडे जवाबों की तलाश में अपनी कमरे से बाहर निकलती है और अचानक खुद को प्रिंसिपल विम्स के ऑफिस में पाती है, जो जंगल के बीच में है। जब वेडनेसडे सोचती है कि क्या वह नरक में है, तो प्रिंसिपल उसे बताती है कि वह अभी भी कोमा में है और यह पूरा सफर सिर्फ विम्स का उसके दिमाग में विचरण है। यह कैसे संभव है? बहुत आसान, वह उसकी नई आध्यात्मिक गाइड है। वेडनेसडे कहती है कि यह असंभव है, क्योंकि आध्यात्मिक गाइड कोई रिश्तेदार होना चाहिए। विंस उसे सुधारते हुए बताती है कि वास्तव में वे 13वीं कजिन है। इसके अलावा गुडी एडम्स, वेडनेसडे की पिछली गाइड, ने उसे बचाने के लिए अपनी आत्मा कुर्बान कर दी थी। इसीलिए कोई और रिश्तेदार इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ, सिवाय विंस के। अपनी सबसे घमंडी स्टूडेंट को परलोक से तंग करने का मौका उनके लिए बहुत लुभावना था। यह कहकर प्रिंसिपल वेडनेसडे की हाल की नाकामियों की फहरिस्त शुरू करती है। सबसे पहले उसने अपनी मानसिक शक्तियां खो दी, अपनी इकलौती दोस्त इनेट को धोखा दिया और सबसे बड़ी बात, टाइलर, एक हत्यारा हाइड, को आजाद कर दिया। तंग आकर वेडनेसडे उसे अपनी शक्तियां वापस करने की मांग करती है ताकि वे फिर से अलग हो सके, लेकिन विम्स साफ कर देती है कि उसकी शक्तियां पूरी तरह उसकी आध्यात्मिक गाइड से जुड़ी है। एक गाइड बस इतना ही कर सकती है, मार्गदर्शन देना। निराश वेडनेसडे कहती है कि वह इन खेलों से तंग आ चुकी है, जिसके जवाब में विलियम्स कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे जागना होगा। इस बीच असल दुनिया में जूडिथ स्टोनहॉर्स विलो हिल साइकियाट्रिक में अंतरिम प्रिंसिपल बनती है और यह खुलासा होता है कि वह लोइस के मरीजों के हमले से बच गई थी और उसका राज अभी भी सुरक्षित है। जूडी बताती है कि 2 हफ्ते पहले बिजली की गड़बड़ी के बाद 46 मरीज भाग निकले और डॉक्टर फीनबर्ग उनमें से एक थी जो मारी गई। शेरिफ सैंटियागो की मदद से 43 भगोड़ों को पकड़ लिया गया है और उन्हें दूसरे असाइलम में भेजा जाएगा, क्योंकि विलो हिल्स अभी के लिए बंद रहेगा। और हां, जो 3 मरीज अभी भी फरार हैं, वे पाई और नहीं बल्कि अंकल लूकास, ज़ॉम्बी स्लर्प और खतरनाक टाइलर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में सैंटियागो को खबर मिलती है कि उस घटना की मुख्य गवाह वेडनेसडे जाग चुकी है। फिर भी जूडी शेरिफ को भरोसा दिलाती है कि वेडनेसडे सिर्फ अपने अंकल से मिलने साइकियाट्रिक में घुसी थी। एक टीनेजर विलो हिल्स के जटिल सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ नहीं सकता। इसके बाद जूडी जेसी से संपर्क करती है, एक हत्यारा जो लोइस प्रोग्राम के भगोड़ों को खत्म कर रहा है। अब बस पेशेंट 1938 बाकी है, जो दिखने में ज्यादा मुश्किल नहीं लगती। इसमें विक्टोरिया वेडनेसडे से मिलने आती है और तंज कसती है कि वह पुलिस के सामने उसका राज नहीं खोल सकती, क्योंकि उसने लोइस से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन वेडनेसडे इससे परेशान होने की बजाय पूछती है कि पेशेंट 1938 कौन है। याद करें तो वह वेपोल औरत थी जिसे वेडनेसडे भागने में मदद कर रही थी। बाकी मरीजों के उलट उसका कोई फर्जी ऑबिचुरी नहीं था, यानी वह जूडी के लिए खास है। कमरे से निकलते ही वेडनेसडे को मुरझाए हुए फूलों का गुलदस्ता और एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा है, आज रात तुम और इनेट मरोगे। यह टाइलर का तोहफा है, जो नर्स बनकर अस्पताल में घुसा था, लेकिन जैसे ही वेडनेसडे उसे ढूंढने निकलती है, वह गायब हो जाता है। नेवरमोर अकादमी में वापस वेडनेसडे अपनी दोस्त इनेट और एक अनचाही मेहमान प्रिंसिपल विंस से मिलती है। बेशक सिर्फ वेडनेसडे ही उसे देख सकती है। बिना वक्त गंवाए वेडनेसडे इनेट को आदेश देती है कि वह अपनी चीजें समेटे और जेरिको छोड़ दे, क्योंकि टाइलर उसकी हत्या करने की योजना बना रहा है। लेकिन इनेट न सिर्फ मना करती है, बल्कि वेडनेसडे पर नाराज हो जाती है, क्योंकि वह सोचती है कि वह खुद अपनी रक्षा कर सकती है। वेडनेसडे के दिमाग में मौजूद विम्स इनेट का पक्ष लेती है।
वेडनेसडे अपनी तहकीकात जारी रखती है और निष्कर्ष निकालती है कि टाइलर ने हत्या के लिए यह दिन चुना क्योंकि अकादमी में डे ऑफ द डेड मनाया जा रहा है। यह वेडनेसडे का पसंदीदा उत्सव है, लेकिन इस बार जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है। दूसरी ओर विलियम्स अपनी नैतिक सीखों से वेडनेसडे को तंग करती रहती है। तभी वह अपने उत्तराधिकारी प्रिंसिपल थॉर को देखती है, जो उसकी प्री कैंडिडेट लिस्ट में भी नहीं था। विंस को नजरअंदाज करते हुए वेडनेसडे प्रिंसिपल थॉर को सलाह देती है कि आज का उत्सव रद्द कर दे, क्योंकि उसे डर है कि टाइलर स्कूल पर हमला कर सकता है। दुर्भाग्य से प्रिंसिपल उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि अगर हाइड नेवरमोर की दीवारें पार भी कर ले तो आउटकास्ट्स, खासकर प्रोफेसर इसाडोरा, उसका मुकाबला कर लेंगे। वेडनेसडे अकेली नहीं है जिसने हाइड का सामना किया और जिंदा बची। अब दूसरे सीन में जेसी जंगल में टाइलर का पीछा कर रहा होता है। तभी उसे कुछ निशान मिलते हैं जो उसे सीवर तक ले जाते हैं। पास ही अभी भी घायल टाइलर अपने पिता शेरिफ गैल्पिन की भूतिया छवि से जूझ रहा होता है, जो उसे ताने मारता है कि वह कितना दयनीय दिख रहा है। कम से कम उसकी मां उसे इस हाल में नहीं देख सकती। गैल्पिन का भूत उसे सलाह देता है कि वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि एक हाइड बिना मालिक के अच्छा नहीं करता, लेकिन टाइलर बिना लड़े हार मानने वाला नहीं है। जेसी के वहां पहुंचते ही वह पानी के नीचे कुछ हिलता देख गोली चला देता है, लेकिन वह सिर्फ एक लाश थी। असली खतरा उसके पीछे है। वापस वेडनेसडे के पास वह प्रोफेसर इसाडोरा से उसके अतीत को लेकर सवाल करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पूर्व प्रेमी अल्फी एक हाइड था। कोई चारा न देख इसाडोरा कबूल करती है कि उसे अल्फी की असली प्रकृति का पता तब तक नहीं चला जब तक बहुत देर नहीं हो गई। अल्फी को एक दूसरी औरत नियंत्रित करती थी, जिसने उसे इसाडोरा को मारने का आदेश दिया। हालांकि इसाडोरा बच गई। अल्फी ने अपनी मालकिन को मार डाला और यह उसके पतन का कारण बना। मालिक के बिना नर हाइड्स को साइकोसिस, पैरानॉइड और अंत में समय से पहले मौत का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर मादा हाइड्स ज्यादा मजबूत और स्वतंत्र होती है, जो बिना किसी के आदेश के अपना काम कर सकती है। उत्सुकता से वेडनेसडे पूछती है कि क्या वह किसी ऐसे हाइड को जानती है जिसने दूसरा मालिक चुना हो। इसाडोरा न सिर्फ इसका जवाब नहीं देती, बल्कि उसे इस पागलपन की कोशिश न करने की सलाह देती है। सीवर में हुए हंगामे की आवाज से आकर्षित होकर स्लर्प जेसी के अवशेष और पेशेंट 1938 की तस्वीर देखता है। ज़ॉम्बी, जो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उसे पहचानता हुआ लगता है। एडम्स की झोपड़ी में वेडनेसडे मिस ट्रानहिल के पुराने दस्तावेज देख रही होती है, जबकि विम्स अफसोस जताती है कि अकादमी में कोई उसे याद नहीं करता, और यह सब एक नॉर्मी थॉर्नहिल को हायर करने की वजह से हुआ। तभी वेडनेसडे को उसकी मां रोक देती है, जो अपनी बेटी के साथ खोया हुआ वक्त बिताना चाहती है। हंसते हुए विम्स टिप्पणी करती है कि मोर्टिसिया अभी भी वैसी ही भावुक है जैसी वह अपनी टीनएज में थी, लेकिन मोर्टिसिया उसे हल्के से सुन लेती है। एडम्स परिवार की खासियत। वास्तव में मौके का फायदा उठाते हुए विम्स उस नोटबुक को हल्का सा धक्का देती है, ताकि मोर्टिसिया को पता चले कि वह क्या प्लान कर रही है। मोर्टिसिया और विम्स दोनों इस बात पर सहमत है कि टाइलर का पीछा करना बहुत बुरा विचार है, लेकिन वे जानते हैं कि वेडनेसडे कितनी जिद्दी है। ब्रूनो और नेफ के साथ बातचीत के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वेडनेसडे सही है। वह अकेले हाइड का सामना नहीं कर सकती। इसलिए वेडनेसडे ड्यूस की मदद से नाइट शेड्स यानी नाइट शेड सोसाइटी को फिर से शुरू करती है। अपने बेटे और स्लर्प की नाकाम तलाश के बाद होमरो कहता है कि शायद अब वक्त आ गया है कि वह अपनी पहली पेट को जाने दे। तभी वे एक भीड़ से टकराते हैं जो पिलग्रिम वर्ल्ड, एक एम्यूजमेंट पार्क की ओर जा रही है, जो आज डे ऑफ द डेड के लिए मैक्सिकन रंगों में सजा है। पिता पुत्र पार्क में मजे करने के लिए घुसते हैं, ये नहीं जानते कि स्लर्प ने भी यही सोचा है। वापस अकादमी में इनिट कुछ नाइट शेड्स बियांका, अजैक्स और केंट के साथ मिलती है, जो बुलावे पर आए हैं। वेडनेसडे भी वहां पहुंचती है, क्योंकि एग्नेस ने उसे इस सभा के बारे में बताया था, लेकिन वह इनिट और उसके साथियों को रोकने नहीं आई। इसके उलट वह टाइलर को काबू करने के लिए उनकी मदद मांगती है। थॉर्नहिल के नोट्स का पालन करते हुए वेडनेसडे एक ऐसा पाढ़ा तैयार करती है जो हाइड को झुका सकता है, भले ही विम्स ने उसे इसके खतरों के बारे में चेताया हो। पिलग्रिम वर्ल्ड में स्लर्प एक ज़ॉम्बी की तरह तबाही मचाना शुरू करता है, दिमाग खाकर।
जैसे खबर फैलती है, शेरिफ सैंटियागो और नेवरमोर की सुरक्षा में तैनात ऑफिसर पार्क की ओर दौड़ पड़ते हैं, जिसका फायदा टाइलर दीवारें पार करने में उठाता है। अपनी बिजली की शक्तियों पर भरोसा करते हुए पेरिक्लेस स्लर्प का अकेले सामना करने का फैसला करता है, जो अब बोलने की क्षमता वापस पा रहा है। पुलिस के आने पर स्लर्प पेरिक्लेस को धन्यवाद देता है कि उसने उसे दूसरा मौका दिया और इंसान की तरह बर्ताव किया। अब उसे आखिरी बार उसकी मदद चाहिए भागने के लिए। थोड़ी देर बाद होमरो देखता है कि स्लर्प पुलिस से छिपकर भाग रहा है, जिसका मतलब है कि उसके बेटे ने अपने इकलौते दोस्त को जाने देने का फैसला किया। एडम्स की झोपड़ी में मोर्टिसिया डे ऑफ द डेड के लिए सज रही थी। तभी उसे पेशेंट 1938 की अप्रत्याशित मुलाकात होती है, जिसे वह फ्रांसवा के रूप में पहचानती है, नेवरमोर की एक पुरानी सहपाठी जिसे जूडी ने दुनिया को मरा हुआ बता दिया था। फ्रांसवा मोर्टिसिया को बताती है कि वेडनेसडे की मदद से वह विलो हिल्स से भाग निकली। भले ही पुलिस उसका पीछा कर रही हो, वह तब तक हार नहीं मानेगी जब तक उसे उसका बेटा टाइलर गैल्पिन न मिल जाए। आगे नेवरमोर में मरे हुए आउटकास्ट्स की याद में आयोजित समारोह के दौरान टाइलर एक स्टूडेंट के भेष में इनेट का पीछा करता है। इनेट उसे सीधे नाइट शेड्स की घात में ले जाती है, जिससे वह हाउड में बदल जाता है। तभी वेडनेसडे चुपके से राक्षस के पास पहुंचती है और उसे केमिकल इंजेक्ट करने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से हाइड को इसका पता चल जाता है और वह उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद नाइट शेड्स के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन साथ रहने का एकमात्र तरीका यह है कि वह उसके सामने झुक जाए। तभी एक मादा हाइड वहां टूट पड़ती है और टाइलर को हटाकर वेडनेसडे का सामना करती है। उस पल में मोर्टिसिया उसे रोकती है, राक्षस को याद दिलाते हुए कि उनका एक सौदा था। यह मादा हाइड कोई और नहीं बल्कि फ्रांसवा, टाइलर की मां है। दोनों राक्षस जंगल में भाग जाते हैं, जेरिको को हमेशा के लिए छोड़कर। यह वही सौदा था जो फ्रांसवा ने मोर्टिसिया के साथ किया था, ताकि वह अपने बेटे को ढूंढ सके। ये जानकर वेडनेसडे अपनी मां से पूछती है कि क्या वह एक हाइड के वादे पर भरोसा करती है, जिसके जवाब में वह कहती है कि वह एक मां के वादे पर भरोसा करती है। आखिरकार इनेट की बात करें तो वह बैले क्लास के बीच में अपनी लाइकेंथ्रोपिक शक्तियों पर नियंत्रण खो देती है और एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है। चिंताजनक बात यह है कि उस रात पूर्णिमा नहीं थी। ये क्या हो रहा है? अब हम वेडनेसडे को पहले से बिल्कुल अलग देखते हैं, चटकीले रंगों में मेकअप और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। यहां तक कि वह आंगन में नाचते और सबको नमस्ते करते हुए निकलती है, जिससे उसके साथी हैरान रह जाते हैं। तभी स्क्रीन फ्रीज होती है और हमें बताया जाता है कि यह वो वेडनेसडे एडम्स है जिसकी हमें जरूरत थी, लेकिन हमें नहीं पता था। क्या कहते हो? 16 घंटे पहले, इस मेकओवर से पहले, वेडनेसडे और इनेट डायरेक्टर थॉर और शेरिफ सैंटियागो को गैल्पिन्स के साथ अपनी टक्कर के बारे में बताती है। सैंटियागो का मानना है कि उसे मोर्टिसिया को एक हत्यारे की मदद करने के लिए गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन वह जवाब देती है कि शेरिफ ने अकादमी को असुरक्षित छोड़ दिया। जूडी गायब है और हाइड्स इधर उधर घूम रहे हैं। थॉर रात में अकादमी में कर्फ्यू लागू करता है। वेडनेसडे की भविष्य की झलक नहीं बदली है। इनेट अभी भी उसकी वजह से मरेगी, इसलिए विलियम्स उसे सलाह देती है कि वह अपनी मां के साथ रिश्ता सुधारे, क्योंकि उसकी मानसिक शक्तियां उसके परिवार की एकता पर निर्भर करती है। तभी वह इनेट को बचा सकती है। जब वह प्रोफेसर ऑर्लोफ से फ्रांसवा गैल्पिन के बारे में पूछती है, तो वह बताता है कि उस वक्त उसका नाम फ्रांसवा नहीं था और वह उसकी साइंस में कभी दिलचस्पी नहीं लेती थी। उसका भाई आइजैक इसके उलट एक दा विंची था, जिसने प्रोफेसर ऑर्लोफ के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाया था और भी कई चीजें। वह स्टोनहर्स्ट का पसंदीदा स्टूडेंट था। जब वेडनेसडे अपनी मानसिक शक्तियां वापस पाने के लिए उससे मिलती है, तो दादी हेस्टर उसे रोसालिंड वुडवुड के बारे में बताती है, नेवरमोर की एक पुरानी क्रिप्टोलॉजी प्रोफेसर जिसके पास असाधारण क्लेरवॉयंस था। उसका शरीर अकादमी के कब्रिस्तान में है और उसकी समाधि डार्क एनर्जी से भरी है, जो टेम्पोरल क्लेरवॉयंस दे सकती है। प्रिक रात होने पर वेडनेसडे उस समाधि पर जाने की तैयारी करती है, भले ही इनेट उसे कर्फ्यू की याद दिलाए। थोड़ी देर बाद इनेट उसकी रूम में आती है और चेतावनी देती है कि इस वक्त गार्ड्स भगोड़े स्टूडेंट्स की तलाश में है। इनेट तुरंत वेडनेसडे को वापस खींचने के लिए तैयार हो जाती है। कब्रिस्तान में
वेडनेसडे रोसालिंड रूटवुड की समाधि का विवरण पढ़ती है और उसे परलोक से बुलाती है। भूत उसे अपनी जादुई आग से क्लेयरवॉयंस देता है, बशर्ते वो अपनी हथेली आग पर रखे, वरना उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। दर्द से बेपरवाह वेडनेसडे अपनी हथेलियां आग पर रखती है और गैलपिंस की एक झलक देखती है, लेकिन इनेट उसे रोक देती है। अचानक दोनों रूटवुड के जादू से बेहोश हो जाती हैं। इनेट दर्पण में खुद को देखकर डर जाती है, क्योंकि वो अपने शरीर में कैद नहीं है। दरअसल ये उसका शरीर नहीं है, क्योंकि वो वेडनेसडे के शरीर में है और इनेट उसके शरीर में है। यही रूटवुड को नाकाम करने की सजा है। हैरान इनेट कहती है कि कोई उन्हें इस हाल में नहीं देख सकता, लेकिन वेडनेसडे बंद रहने वाली नहीं। इस तरह वे अभिशाप नहीं तोड़ पाएंगी। इनेट को वेडनेसडे बनकर सबसे सामने आना पड़ता है, लेकिन उसकी खुशमिजाजी और रंगों का प्यार इसे बहुत मुश्किल बना देता है, यहां तक कि वह रंग बिरंगा आइसक्रीम खाने से पीड़ित होने लगती है। से टकराती है जो उसकी मदद के लिए राख से बनी क्रीम देती है। इनेट जल्दी से उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसे मां कह देती है। मोर्टिसिया को अपनी बेटी से इतना प्यार बहुत समय बाद मिलता है, इसलिए वह उसे उस रात परिवार के साथ डिनर पर बुलाती है। दूसरी ओर वेडनेसडे ब्रूनो के फ्लर्ट को हिंसा से रोकती है, जिससे वह हक्का बक्का रह जाता है। रूटवुड की समाधि पर वापस इनेट उसे बुलाने में नाकाम रहती है और विम्स बताती है कि बाकी कौवे जो आग की परीक्षा में फेल हुए 24 घंटों में मर गए। किसी ना किसी तरह वेडनेसडे इनेट की और अपनी मौत की जिम्मेदार होगी। और दूसरी ओर वेडनेसडे इनेट को वेडनेसडे का पसंदीदा डिश रोडकिल सरीवे खाना पड़ता है। भले ही होमरो और पेरिक्लेस को नहीं लगता कि वेडनेसडे अलग दिख रही है। मोर्टिसिया को धोखा देना असंभव है। उसे लगता है कि उसकी बेटी अपनी शक्तियां वापस पाने की कोशिश में पागल हो गई है। तभी विम्स मोर्टिसिया के सामने प्रकट होती है और खुलासा करती है कि उसकी बेटी ने रूटवुड की समाधि पर क्या किया। वेडनेसडे और इनेट ने शरीर बदल लिए। इस इसादोरा ने अल्फा को बंद कर दिया है कि इसादोरा ने अल्फा होने की वजह से ल्यूपिन पिंजरे में बंद कर दिया है और उसका लाइफ सपोर्ट कोर छीन लेता है। कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वह अपना कर्ज चुकाए। वह प्रोफेसर को तड़पने भी नहीं देना चाहता। इतने शानदार दिमाग को बर्बाद नहीं किया जा सकता। इस खूनी मंजर को देखकर एग्नेस चीख पड़ती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। हालांकि उसकी उत्सुकता उसे गैलपेंस की कार में छिपने के लिए मजबूर करती है। पॉलिन गॉर्की खाने पर वो तलाश करता है कि उसने अपनी मौत की भविष्यवाणी और सुबह तक खुद को बचाने की समय सीमा के बारे में जान चुकी है, जो बताती है कि आइजैक और गैलपिंस विलो हिल्स में है। शरीर बदलने का मसला बाद में देखा जाएगा। पॉलिन चमंगा की कोर पिंजरे से आइजैक लोइस प्रोग्राम की मशीन को फिर से चालू करता है ताकि फ्रांसिया के अंदर के हाइड को हटाया जा सके। प्रक्रिया के बीच टाइलर किसी और की गंध सूंघता है। एग्नेस आइजैक उसे आदेश देता है कि उसे एक सेल में बंद कर दे, क्योंकि बाद में उसे एक दिमाग की जरूरत पड़ेगी। जब वेडनेसडे और इनेट बचाव के लिए पहुंचती है, वेडनेसडे वेयरवुल्फ में बदलने लगती है, जिससे टाइलर उसे सेल में कैद कर देता है। इनेट जवाबी हमला करती है और मशीन को तोड़ देती है, जिससे आइजैक का प्रयोग बर्बाद हो जाता है। जब गुस्सैल टाइलर उस पर हमला करने जाता है, तो वेडनेसडे, जो अब पूरी तरह वेयरवुल्फ बन चुकी है, उसे आश्चर्यचकित कर देती है। फ्रांसवा अपने बेटे से कहती है कि हाइड में न बदले, क्योंकि यह उसकी इंसानी जिंदगी के साल छीन लेगा। मशीन के फटने की कगार पर होने पर वेडनेसडे अपनी दोस्तों के साथ भागती है और गैलपिंस दूसरी ओर। सुरक्षित होने पर इनेट वेडनेसडे को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है, जिसके जवाब में वह कहती है कि उसने वही किया जो उसकी दोस्त करती। यह सुनकर एग्नेस को पता चलता है कि उन्होंने शरीर बदले हैं, यानी वह वेडनेसडे से दुश्मनी में नहीं है। फिर आपके पास भागने के बाद दोस्तों के गहरे राज और एक दूसरे की तारीफ करती है। एक दिन एक दूसरे के जूतों में बिताने के बाद इनेट खुलासा करती है कि वेडनेसडे का सबसे बड़ा डर अपनी मां को निराश करना है। जवाब में वेडनेसडे इनेट को कम आंकने के लिए माफी मांगती है। उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आखिर वह एक अल्फा है। फिर दोस्तों के जूतों में बिताने के बाद इनेट खुलासा करती है कि अब इनेट की जिंदगी खतरे में नहीं है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है क्योंकि भविष्यवाणी बदल गई है।
अब एक एडम्स की जिंदगी खतरे में है। फिर प्रोफेसर ऑर्लॉफ की लाश, या यूं कहें उसका सिर मिलने पर डायरेक्टर थॉर अफसोस जताता है कि यह नेवरमूर की अगली गाला को बर्बाद कर सकता है। हैरान शेरिफ सैंटियागो कहती है कि उसे लगता था कि वह प्रोफेसर के सम्मान में इवेंट रद्द कर देगा, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि वह अकादमी में दहशत नहीं फैलाना चाहता। सैंटियागो प्रेस को दूर रखने के लिए सहमत होती है, बशर्ते उसके ऑफिसर नेवरमोर की सिक्योरिटी संभाले। वापस वेडनेसडे के पास वह अपने माता पिता को आइजैक का डोजियर दिखाकर टकराती है, जिसमें लिखा है कि वह होमरो का रूममेट था। होमरो कबूल करता है कि आइजैक उसके लिए सिर्फ रूममेट नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसने स्टोनहर्स्ट की बुरी संगत से उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रोफेसर ने आइजैक को एक लैब बनाकर लुभाया था। इसके अलावा उस युवा जीनियस के अपने प्लान थे, अपनी बहन को हाइड के अभिशाप से मुक्त करना। वेडनेसडे खुलासा करती है कि गैल्पिन्स जेरिको छोड़कर नहीं गए जैसा कि उन्होंने वादा किया था, बल्कि आइजैक के साथ साजिश रच रहे हैं, अपनी मां से नाराज। वेडनेसडे अपनी नई भविष्यवाणी के बारे में बताती है और कहती है कि वह पेरिक्लेस को बलिदान करके इसे पहले ही खत्म करना चाहती है। नहीं, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। दूसरी ओर इनेट को एक पश्चातापी ब्रूनो मिलता है जो कसम खाता है कि उसने अपनी प्रेमिका से रिश्ता तोड़ लिया क्योंकि वह उसके साथ रहना चाहता है। सबूत के तौर पर वह उसे गाला में अपनी डेट बनने के लिए कहता है। जवाब देने से पहले इनेट को प्रोफेसर इसादोरा बुलाती है, जो उसे पिछले रात पिंजरे से भागने के लिए डांटती है। वह सही है, क्योंकि अगर एक अल्फा जो अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं रखता पूर्णिमा में बदल जाए तो वह हमेशा के लिए वेयरवुल्फ बन सकता है। इससे भी बुरा, उसे बाकी लाइकेंथ्रोप्स शिकार करेंगे क्योंकि वह उनकी बदनामी का कारण बनेगा। अपने बंकर में टाइलर अपनी चीजें समेटता है, क्योंकि अगर उसे वेडनेसडे को मारने की इजाजत नहीं है तो वह जेरिको में नहीं रह सकता। आइजैक उसे याद दिलाता है कि उसकी एकमात्र प्राथमिकता अपनी बहन को बचाना है, लेकिन टाइलर उसे ताना मारता है कि वह इसमें अच्छा नहीं है। बहस तब रुकती है जब फ्रांसवा को खून की उल्टी होने लगती है क्योंकि उसकी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। पास ही वेडनेसडे गैल्पिन्स के परित्यक्त घर में सुराग ढूंढने के लिए तोड़फोड़ करती है। तभी डेडोस एक निशान ढूंढता है जो बंकर तक जाता है, जिसे गैल्पिन्स ने अभी खाली किया है। वहां वेडनेसडे को दवाइयों का खाली डिब्बा और खून से सना रूमाल मिलता है, जिससे वह निष्कर्ष निकालती है कि फ्रांसवा बीमार है। तभी एक खास किस्म की पतंग डेडोस पर उड़ती है। उसे यूजीन के पास ले जाने पर वह इसे न्यू इंग्लैंड की कॉर्प्स मॉथ के रूप में पहचानता है, जो सड़ते हुए शरीरों के पास अंडे देने के लिए आती है। यूजीन ने कुछ पतंगों को तब पकड़ा था जब आइजैक उसका कैदी था, और वह पक्का है कि ये कीड़े उस ज़ॉम्बी को ट्रैक कर सकते हैं। गाला के लिए डोनर्स की जरूरत में डायरेक्टर थॉर हेस्टर से मिलता है और बदले में उसे अकादमी की परित्यक्त टॉवर देने का वादा करता है, जिसे रिनोवेट करके उसका नाम फ्रम्प बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। फिर भी हेस्टर मना कर देती है, कहती है कि उसके अहंकार को ललचाने से ज्यादा की जरूरत होगी। थॉर इसे गंभीरता से लेता है और बियांका को आदेश देता है कि वह अपने सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करके हेस्टर को सहयोग करने के लिए मजबूर करे। दूसरी ओर गैल्पिन्स एक वेटरनरी क्लिनिक में घुसते हैं, जहां आइजैक बताता है कि विलो हिल्स में फ्रांसवा को दी गई गोलियों ने सालों तक उसकी हाइड स्थिति को रोके रखा। अब जब दवाइयां खत्म हो गई हैं, उसे सांस लेते रहने के लिए किसी और चीज की जरूरत है, एक हाइड की रक्त। गाला की तैयारियों के दौरान मोर्टिशिया को विम्स का भूत मिलता है, जो साफ करता है कि वेडनेसडे उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती, क्योंकि वह कुछ छिपा रही है। वह कुछ है उसका फ्रांसवा और आइजैक के साथ असली रिश्ता। पिंजरों में इनेट को ढूंढने पर वेडनेसडे को एक युवा अल्फा के खतरों का पता चलता है। भले ही इनेट की अपनी लाइकेंथ्रोप्स की मंडली है, वह कबूल करती है कि उसकी असली मंडली वेडनेसडे है। वह उससे वादा लेती है कि अगर वह वेयरवुल्फ के रूप में नियंत्रण खो दे तो वेडनेसडे उसे शिकार करेगी। आगे दादी हेस्टर अपने परिवार को बुलाती है और नेवरमोर में अपनी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की घोषणा करती है। सबको उसके अचानक बदले रवैये पर शक होता है, लेकिन वेडनेसडे को पक्का पता है कि यह उसकी दादी नहीं है। नतीजतन वेडनेसडे बियांका से तलवारबाजी के हॉल में टकराती है, जब तक वह सच नहीं उगल देती। अतीत में बियांका की मां गैब्रियल को उसके सौतेले पिता ने
पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया था। सालों तक भागने के बाद बियांका और उसकी मां को पता चला कि डायरेक्टर थॉर हमेशा से उसके सौतेले पिता के धंधे के पीछे था। थॉर ने गैब्रियल का अपहरण किया और अब हेस्टर की दौलत हथियाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर वेडनेसडे कहती है कि उसे यह पहले बताना चाहिए था, जिसके जवाब में बियांका कहती है कि उसे कभी नहीं बताना चाहिए था। अचानक सायरन उसे अपने गीत से नियंत्रित करती है, जिससे वह यह बातचीत और हेस्टर पर अपने शक को भूल जाती है। सौभाग्य से वेडनेसडे के पास एग्नेस की अदृश्य आंखें हैं, जो उसे जल्दी से सब याद दिलाती है। अगर एग्नेस उसका भेष बन ले तो इसके लिए उसे वेडनेसडे से अच्छी खासी गाली पड़ती है। टाइलर के रक्त से फ्रांसवा को थोड़ा और वक्त मिलता है। एडम्स परिवार को खत्म करने के लिए जरूरी वक्त। वापस बियांका के पास थॉर उसे अपने ऑफिस में ले जाता है, जहां उसका मुलाकात उसके नफरत भरे सौतेले पिता गिलियन से होती है। थॉर का प्लान हेस्टर की दौलत लेकर देश से भागने का है, लेकिन गिलियन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वह सालों से उसका प्यादा रहा है। साथ ही फेडरल्स उसका पीछा कर रहे हैं। वह अभी पैसा चाहता है, लेकिन थॉर उसे दूसरी चीज से संतुष्ट करता है, आग। अपने प्रोटेक्शन ट्रिंकेट के साथ थॉर गिलियन को याद दिलाता है कि गॉन्ट को अपनी भूमिका निभानी है। गाला की शुरुआत में एडम्स अपने सबसे अच्छे कपड़ों में नजर आते हैं, खासकर मोर्टिसिया। लेकिन उसकी मां हेस्टर, जो डायरेक्टर के साथ कैनो में आती है, जल्दी ही उसकी चमक फीकी कर देती है। बियांका को यह बताने के बाद कि उसका सायरन सॉन्ग उस पर काम नहीं करता, वेडनेसडे को पता चलता है कि गैब्रियल को थॉर के ऑफिस में कैद किया गया है। इस बीच इनेट ब्रूनो के साथ गाला में पहुंचती है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि सुलह हो सकती है, तभी ब्रूनो की प्रेमिका आ जाती है। इनेट इसे परिपक्वता से लेती है और कहती है कि उसे पहले से पता था कि ब्रूनो उसके भविष्य का हिस्सा नहीं होगा। एक उदास एग्नेस से टकराने पर इनेट खुद को उसमें देखती है और उसे समझाती है कि उसे किसी की मंजूरी के लिए वेडनेसडे बनने की जरूरत नहीं है। वह जैसी है वही काफी है। गैब्रियल को बचाने के लिए अजाक्स को भेजने के बाद वेडनेसडे इनेट और एग्नेस को अपने अगले कदम बताती है। बात कदमों की करें तो वह एक डांस परफॉर्मेंस के साथ थॉर का ध्यान भटकाती है, जिससे एग्नेस उसका प्रोटेक्शन ट्रिंकेट चुराकर वेडनेसडे को दे देती है। अपनी मां को सुरक्षित पाकर बियांका अपने सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल थॉर पर करती है, जिससे वो अपनी सारी करतूतें, पैसे के लिए किए गए सारे काम कबूल कर लेता है। गुस्साए स्टूडेंट्स के बीच थॉर बियांका को अपने आग के जादू से बंधक बना लेता है, लेकिन अजाक्स अपने पेट्रिफिकेशन पावर से उसे आश्चर्यचकित कर देता है। अलविदा डायरेक्टर थॉर। माइंड कंट्रोल से मुक्त होने पर हेस्टर अपने परिवार से विदा लेती है, लेकिन पहले वेडनेसडे को अपने साथ चलने का न्योता देती है। वेडनेसडे न सिर्फ मना करती है, बल्कि उसे नेवरमोर को दान देने के लिए मना लेती है, क्योंकि उसने नॉर्मीनेस को ठुकरा दिया था। लगता है कि वेडनेसडे के लिए सब ठीक हो गया है, लेकिन विम्स की नजर कुछ और कहती है। तभी यूजी उसे दिखाता है कि पतंगे बेचैन है, यानी आइजैक पास है, और संयोग से पेरिक्लेस को कोई नहीं देखा है। पेरिक्लेस अपने दोस्त स्लर्थ से मिलता है, जो एक आखिरी एहसान मांगने आया है। जब तक वेडनेसडे और यूजीन वहां पहुंचते हैं, पेरिक्लेस जा चुका था। ओह नो, जब पुलिस पेरिक्लेस की तलाश करती है, एडन सोचते हैं कि आइजैक के फ्रांसवा को ठीक करने के प्लान से पेरिक्लेस का क्या लेना देना। ये समझ में नहीं आता, लेकिन वेडनेसडे को बेमतलब चीजों में मतलब ढूंढने की आदत है। चूंकि वेडनेसडे की मानसिक शक्तियां अभी भी नहीं लौटी और मोर्टिसिया में वैसी क्षमता नहीं है, परिवार आपातकाल में दादी हेस्टर को बुलाता है और एक सियान सेशन करता है। इस तरह वेडनेसडे को एक दर्शन होता है, जिसमें उसके माता पिता, जब वे स्टूडेंट थे, आइजैक को स्कल ट्री के नीचे दफना रहे थे। अब छिपने की जरूरत नहीं थी। मोर्टिसिया कबूल करती है कि उस वक्त आइजैक ने होमरो से अपनी बहन को ठीक करने के लिए मदद मांगी थी। चूंकि उसकी मशीन को बहुत एनर्जी चाहिए थी, होमरो ने बैटरी का काम किया, क्योंकि जवानी में उसके पास पेरिक्लेस जैसी बिजली की शक्तियां थी। लेकिन आखिरी पल में आइजैक ने खुलासा किया कि उसे मशीन चालू करने के लिए एक चिंगारी से ज्यादा चाहिए था। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को बलिदान करने को तैयार था, ताकि अपनी बहन को बचा सके। उसने होमरो के लिए स्कल ट्री के नीचे कब्र भी खोद दी थी। सौभाग्य से मोर्टिसिया समय पर पहुंच गई और अपने होने वाले पति को बचा लिया।
मशीन को तोड़कर एक धमाका कर दिया जिसने एक टॉवर को नष्ट कर दिया। फ्रांसवा बच गई, लेकिन आइजैक इतना भाग्यशाली नहीं था। हादसे के बाद होमरो ने अपनी शक्तियां खो दी और इसके साथ अपनी आउटकास्ट पहचान भी। दंपति ने स्टोनहर्स्ट के प्रभाव की वजह से पुलिस को कुछ नहीं बताया और आइजैक को होमरो की कब्र में दफना दिया। अपने माता पिता की इस क्रूर कहानी सुनने के बाद वेडनेसडे अंदाजा लगाती है कि आइजैक फिर से पेरिक्लेस को एनर्जी सोर्स बनाकर प्रयोग करेगा। वही वह एडम्स है जिसकी भविष्यवाणी में जिंदगी खतरे में है। गैल्पिन की पुरानी झोपड़ी में कैद पेरिक्लेस देखता है कि उसके अपहरणकर्ता उसके परिवार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, यह जानते हुए कि एडम्स अपनी किसी भी सदस्य को कभी पीछे नहीं छोड़ते। यह प्यार उनकी बर्बादी होगी। गर्मियां नजदीक आने के साथ नेवरमोर के स्टूडेंट्स घर लौटने लगते हैं, जैसे कि एग्नेस, जिसे उसका अमीर पिता लेने आता है। वह अपनी प्यारी दोस्तों से विदा लेती है, कहती है कि वे तीनों 3 मस्केटियर्स की तरह हैं। इनेट वेडनेसडे को उसके भाई को बचाने में मदद करना चाहती है, लेकिन उसे यह रात लुपिन पिंजरों में बितानी होगी। कॉर्प्स मॉथ्स का जीवन चक्र पूरा होने के साथ वेडनेसडे के पास अपने भाई को ढूंढने के लिए विकल्प खत्म हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद यूजीन अपने शेड में काम कर रहा होता है, तभी आइजैक उसे आश्चर्यचकित करता है। उसने वेडनेसडे के लिए एक तोहफा भेजा है, स्कल ट्री का एक क्रिस्टल ऑर्ब और एक संदेश जिसमें लिखा है मिडनाइट। वेडनेसडे नियत समय पर वहां पहुंचती है, लेकिन पहले डेडोस को क्रॉसबो के साथ पेड़ों के बीच छिपा देती है। जब आइजैक अपने भाई को जंजीरों में जकड़े हुए लाता है, वेडनेसडे उससे तर्क करने की कोशिश करती है। उसे याद दिलाती है कि विलो हिल्स और टॉवर अब राख है। मशीन को फिर से बनाना महीनों लेगा और तब तक फ्रांसवा मर चुकी होगी। सिग्नल मिलते ही डेडोस क्रॉसबो चलाता है, लेकिन आइजैक को कुछ नहीं हिता। टाइलर के डेडोस को पकड़ने के बाद आइजैक अपना दस्ताना उतारता है और दिखाता है कि उसका एक हाथ गायब है, क्योंकि वह डेडोस है। यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। पुरानी टॉवर में टकराव के दौरान मोर्टिसिया ने आइजैक का हाथ काट दिया था ताकि वह मशीन की आखिरी स्टेज को चालू न कर सके। धमाके के बाद मलबे से एक पटा हुआ हाथ निकला जो वोल्टेज सर्ज से पावरफुल हो गया था। मोर्टिसिया और होमरो ने उसे पाया और बाकी तो इतिहास है। अपना हाथ वापस पाकर आइजैक उसे अपने बाह से जोड़ता है और अपनी पूरी टेलीकाइनेटिक शक्तियां हासिल कर लेता है। अपनी शक्ति से वह वेडनेसडे को स्कल ट्री की कब्र में फेंक देता है और उसे जिंदा दफना देता है। इसके बाद वह टॉवर को फिर से शुरू करने के लिए उद्यम करता है। मुहाहा, यह सोचकर कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अगर उन्हें पता होता कि एग्नेस ने सब देख लिया। अच्छा हुआ कि वह अपने पिता के गैस भरवाने का इंतजार करते करते बोर हो गई। तुरंत एग्नेस इनेट को उसकी पिंजरे से आजाद करती है और उसे वेडनेसडे की स्थिति के बारे में बताती है। अपने वुल्फ ड्रीम्स के साथ इनेट अपनी दोस्त ओक खोदकर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन यह काफी नहीं है। पूर्णिमा के उगने के साथ इनेट पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदलने का फैसला करती है, भले ही इसमें जोखिम हो। वेडनेसडे को खोदकर निकालने के बाद वो जागती है और कहती है कि उसे जमीन के नीचे झपकी लेना अच्छा लगा। इनेट को ट्रांसफॉर्म देखकर उसे याद आता है कि अल्फा होने की वजह से वो हमेशा के लिए ऐसी रह सकती है। डर से इनेट जंगल की गहराइयों में भाग जाती है। इसके बाद मोर्टिसिया और होमरो विम्स की ओर खींचे चले आते हैं, जो वेडनेसडे को याद दिलाती है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। टॉवर में आइजैक अपने पुराने लैब को सिर्फ अपने हाथों को ऑर्केस्ट्रा डायरेक्टर की तरह हिलाकर फिर से बनाता है। रास्ते में वेडनेसडे और मोर्टिसिया होमरो को पुलिस को बुलाने के लिए पीछे रहने के लिए मना लेती है। जब टाइलर पेरिक्लेस को इलेक्ट्रिक चेयर से बांधता है, फ्रांसवा अपने भाई से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपना वादा पूरा करे, लेकिन अब वो ठीक होने की बात नहीं कर रही। अचानक टाइलर हवा में तैरने लगता है और ऑपरेशन टेबल पर गिरता रहे। फ्रांसवा को उसका मौका मिल चुका है, जबकि टाइलर के पास पूरी जिंदगी बाकी है। भले ही टाइलर शिकायत करता है कि वो उसकी शक्ति नहीं छीन सकते, उसका परिवार उसके लिए फैसला ले चुका है। तभी मोर्टिसिया आती है और भाई बहन को हटाती है, जबकि वेडनेसडे टाइलर के पास जाती है जो उसे मार डालने की भीख मांगता है। वह इसके उलट करती है और उसे उसकी जंजीरों से आजाद कर देती है। वेडनेसडे पेरिक्लेस को बचाने की ओर बढ़ती है, तभी टाइलर हाइड में बदलकर आइजैक को उड़ा देता है।
उसकी मां भी पीछे नहीं रहती, फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपनी रक्षा कर सकती है। हाइड्स की लड़ाई के दौरान एडम्स भागने का मौका पाते हैं, लेकिन पहले आइजैक की मशीन को तोड़ देते हैं। अपनी हताशा में आइजैक नुकसान ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वेडनेसडे उसे कुल्हाड़ी लेकर आश्चर्यचकित कर देती है। वह डेडोस को वापस पाने के लिए तैयार है, तभी मशीन फट जाती है और हाइड्स धमाके की लहर से हिल जाते हैं। फ्रांसवा एक चट्टान पर लटक रही होती है और अपने बेटे का हाथ पकड़ने की बजाय वह खुद को गिरने देती है, और होमरो सबसे ज्यादा प्रभावित मोर्टिसिया के पास जाते हैं। सौभाग्य से वह जल्दी ही आंखें खोलती है और कहती है कि वेडनेसडे की भविष्यवाणी सच नहीं हुई, लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए अभी जल्दी है, क्योंकि आइजैक अभी भी खड़ा है। अपनी शक्तियों से वह वेडनेसडे को टॉर्चर करना शुरू करता है, उसे अपने माता पिता के सामने धीमी और दर्दनाक मौत देने के लिए। भले ही वे डेडोस के दिल को अपील करते हैं, वह जवाब नहीं देता, क्योंकि वह आइजैक से जुड़ा है। इसलिए मोर्टिसिया अपनी बेटी को कुल्हाड़ी देती है और वह इसे आइजैक पर फेंकती है। भले ही वह चूक जाती है, डेडोस प्रतिक्रिया देता है और आइजैक को तब तक पोतता है जब तक उसका मैकेनिकल दिल बाहर नहीं आ जाता। खतरों से मुक्त डेडोस अपनी असली फैमिली एडम्स के पास लौटता है। घर वापस जाने की तैयारी करते समय वेडनेसडे को कनाडा में इनेट के आखिरी बार देखे जाने की खबर मिलती है। दूसरी ओर जेरिको की कब्रिस्तान में टाइलर अपने माता पिता को याद कर रहा होता है। तभी प्रोफेसर इसाडोरा उससे मिलती है। वह उसे दुनिया भर में छिपी हाइड्स की कम्युनिटी के बारे में बताती है। उनके साथ टाइलर इतने मजबूत रिश्ते बना सकता है कि उसे किसी मालिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऑफर में दिलचस्पी होने के बावजूद वह पूछता है कि एक लाइकैंथ्रोप होते हुए वह उसकी मदद क्यों कर रही है। इसाडोरा जवाब देती है कि वह अपने पिता की वजह से आधी हाइड है। पेरिक्लेस से विदा लेते समय यूजी उसे कहता है कि वह छुट्टियों में जब चाहे उससे मिल सकता है, जिससे युवा एडम्स उत्साहित हो जाता है, क्योंकि आखिरकार उसे एक सच्चा दोस्त मिला है। वापस वेडनेसडे के पास मोर्टिसिया उसे उसकी आंटी ओफेलिया का डायरी देती है, यह मानते हुए कि अब परिवार में रहस्य रखने का समय खत्म हो गया है। उनकी सुलह देखकर विलियम्स वेडनेसडे को बताती है कि यह उसकी मानसिक शक्तियां वापस पाने का पहला कदम है। अपना काम पूरा करके आध्यात्मिक गाइड विदा लेती है, वेडनेसडे को उसका आत्मा जिंदा रखने के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही होमरो बताता है कि गाड़ी तैयार है, वेडनेसडे जवाब देती है कि वो घर नहीं जा रही। इसके बजाय वह अपने अंकल लुकास के साथ उत्तर में शिकार पर जा रही है, एक वेयरवुल्फ को पकड़ना है। रास्ते में वेडनेसडे अपनी आंटी ओफेलिया की डायरी पढ़ती है और उसे एक दर्शन होता है जिसमें वह काले आंसुओं के साथ दिखती है। वह जिंदा है और जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि दादी हेस्टर उसे किसी कालकोठरी में कैद किए हुए है, जहां ओफेलिया खून से एक भयावह वाक्य लिखती है, वेडनेसडे को मरना होगा। अरे अरे अरे, क्या मजेदार छुट्टियां आने वाली है, कितना रोमांच, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। और बस दोस्तों, यह था इस शानदार सीरीज के दूसरे भाग का पूरा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया हो, और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।